हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम फंडामेंटल ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग का सब्जेक्ट को शुरू करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। सिलेबस डिस्कशन का वीडियो ऑलरेडी बन चुका है। आज हम चैप्टर नंबर 1 मतलब यूनिट 1 का पहला पार्ट, चैप्टर नंबर 1 यूनिट 1 को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, चैप्टर 1, 2 एंड 3। आज मैं यूनिट नंबर 1 का पहला हिस्सा जिसका नाम है चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू टैक्स प्लानिंग को शुरू करने जा रहा हूं। आज हम कुछ मजेदार टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ मजेदार चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे इस क्लास के अंदर में। फंडामेंटल ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग का सब्जेक्ट हमने शुरू किया है। उम्मीद यह है कि तुम्हें इनकम टैक्स का थोड़ा नॉलेज है। इनकम टैक्स ऑलरेडी तुम पढ़े होगे पहले सेमेस्टर्स में। ओडिशा के अकॉर्डिंग अगर बात करूं तो 3rd सेमेस्टर में इनकम टैक्स का सब्जेक्ट होता था और फंडामेंटल ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग करंट सिलेबस के अकॉर्डिंग 6th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। तो इनकम टैक्स का सब्जेक्ट ओडिशा के बच्चे तो पढ़े ही होंगे, बाकी यूनिवर्सिटीज के बच्चे भी इनकम टैक्स के बारे में जानते होंगे। अब हमें फंडामेंटल ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग में करना क्या है? फंडामेंटल ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, नाम सुनो, फंडामेंटल्स ऑफ, फंडामेंटल मतलब सारा बेसिक्स ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। कॉर्पोरेट का मतलब कंपनीज। इनकम टैक्स हम पढ़े थे, डिटेल प्रोविजन पढ़े थे इंडिविजुअल्स के बारे में, एचयूएफ के बारे में, मतलब मेरे ऊपर क्या टैक्स लगेगा, बाकियों के ऊपर में क्या टैक्स लगेगा, बिजनेस, छोटे छोटे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको क्या टैक्स देना पड़ेगा, अगर मैं जॉब करता हूं तो मुझे क्या टैक्स देना पड़ेगा, हम इसके बारे में पढ़े थे। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को कितना टैक्स देना पड़ेगा, टाटा पावर जो कंपनी है, कंपनी का मालिक तो रतन टाटा, उनको तो टैक्स देना है, वो हो गया इनकम टैक्स का पार्ट। लेकिन कंपनी भी जो बिजनेस कर रहा है वो टैक्स देगा ना। तो टाटा पावर क्या टैक्स देगा, टाटा मोटर्स कितना टैक्स देगा, रिलायंस जियो कितना टैक्स देगा। इस प्रकार से जितने भी कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेट का मतलब होता है कंपनीज, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक कंपनी, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, ये लोगों को कैसे टैक्स देना है, इनका टैक्स प्लानिंग कैसे होगा, ये लोग कितना टैक्स देंगे, इनका टैक्स का कैलकुलेशन क्या होगा, कैसे होगा, हम वो इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। फंडामेंटल ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। कॉर्पोरेट का मतलब तो समझ में आ गया, कंपनीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक कंपनीज, उसके बाद लिस्टेड भी हो सकते हैं, अनलिस्टेड भी हो सकते हैं, हम ये पढ़ने वाले हैं सब। अब बात आता है टैक्स प्लानिंग का। व्हाट इज टैक्स प्लानिंग, वो हमारा चैप्टर का नाम है। आज हम टैक्स प्लानिंग को डिटेल में समझने वाले हैं कि टैक्स प्लानिंग एक्चुअली क्या होता है। हम आज 3 टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। टैक्स प्लानिंग क्या होता है, टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है और टैक्स इवेजन क्या होता है। टैक्स प्लानिंग क्या होता है, टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है और टैक्स इवेजन क्या होता है, ये तीनों के बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं हम पूरा टॉपिक को डिटेल में पढ़ना। ठीक है, सबसे पहला बात है इंट्रोडक्शन का कि ये टैक्स आया कैसे, कौन लेकर आया और कैसे इनकम टैक्स इंडिया के अंदर में आया। चलो पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल सर जेम्स इंट्रोड्यूस इनकम टैक्स for the first time in the year 1860। 1860 मतलब आज से 165 साल, 165 साल पहले ये इनकम टैक्स नाम का सब्जेक्ट, इनकम टैक्स नाम का चीज इंडिया के अंदर में आया था 165 साल पहले। एज एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस टिल 1886, एक एक्सपेरिमेंट के जैसे उसको इंप्लीमेंट किया गया फॉर द 6 ईयर 1886 तक। The first income tax act was passed in 1886। पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट तो नहीं बोलूंगा क्योंकि ब्रिटिश रिजाइम था उस टाइम, 1886 में पहला इनकम टैक्स एक्ट को पास किया गया, विच कंटिन्यूड टिल 1918। मतलब करीबन 34 साल तक वो रूल चला हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1886, जो सबसे पहले पास किया गया था।
कौन लेकर आए थे? ब्रिटिशर्स लेकर आए थे इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट। सर जेम्स इंट्रोड्यूस किए थे इंडिया में। कब? 1860 में, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे कि एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं सक्सेस होता है कि नहीं। 1886 में जाकर पता चला कि हाँ ये सच में काम करेगा। फिर 1886 में एक इनकम टैक्स एक्ट पास किया गया, जो पहला इनकम टैक्स एक्ट था, जो कि कंटिन्यू हुआ टिल 1918। The fundamental concept of levying income tax laid down in this act continues even today with more or less modification। आज भी वो एक्ट एप्लीकेबल है, लेकिन उसमें बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं टाइम के साथ, बहुत कुछ अपग्रेड हो गया है, बहुत सारे प्रोविजंस को हटा दिया गया है, बहुत सारे नए प्रोविजंस को ले आया गया। अगेन अ न्यू एक्ट, फिर से एक नया एक्ट बनाया गया, विच कम इनटू फोर्स इन द ईयर 1918, जो कि 1918 में फिर से एक नया एक्ट को लागू किया गया। and 1922 which continued till 31st March 1961। मतलब करीबन दूसरा जो एक्ट था हमारा 43 इयर्स तक वो हमारे इंडिया में चला। कब तक? 1961। 1961 में तो चेंजेस आना ही था, क्योंकि हमें इंडिपेंडेंस मिल चुका था और इंडिपेंडेंस के बाद कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं आया था। इसीलिए 1961 में एक नया एक्ट फिर से पास किया गया। आफ्टर इंडिपेंडेंस अ बिल वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट in September 1961, which was prepared on the basis of report of Law Commission and Direct Tax Administration Inquiry Committee and examined by Central Board of Revenue। कौन कौन मिलकर इसके पीछे काम किए? लॉ कमीशन जितने हैं, जो डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इंक्वायरी कमिटी है, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, ये सभी ने मिलकर एक नया एक्ट सितंबर 1961 में इंडिया को लेकर आया। द न्यू इनकम टैक्स एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1962। ये जो सितंबर में एक्ट लाया गया था, ये एप्लीकेबल हो गया 1 अप्रैल 1962, मतलब 1962 से, एंड अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया। वो पूरे इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल हो गया। दिस एक्ट कंसिस्ट ऑफ 298 सेक्शंस। आज कौन सा एक्ट लागू है? इनकम टैक्स एक्ट 1961 ही एप्लीकेबल होता है आज भी। 1961 के बाद बहुत मेजर चेंजेस नहीं आए हैं। माइनर चेंजेस तो हर साल होते रहते हैं बजट के साथ, और बहुत सारे सर्कुलर्स नोटिफिकेशंस के द्वारा माइनर चेंजेस हर साल होते रहते हैं, कंटिन्यूअस बेसिस पे होते रहते हैं। लेकिन जो मेजर चेंजेस है वो 1 अप्रैल 1962 के बाद अभी तक नहीं आया है। 14 शेड्यूल्स है, सब रूल्स है, सब सेक्शंस रनिंग इनटू थाउजेंड्स, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड्स में उसके अंदर रूल्स एंड प्रोविजंस को बनाया गया है। क्लियर है बात? आज हम कौन सा एक्ट पढ़ते हैं? इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो कि एप्लीकेबल हुआ था 1 अप्रैल 1962 से। वही एक्ट आज भी हमारे ऊपर एप्लीकेबल होता है। क्लियर है बात? चलो अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। 3 टॉपिक आज के क्लास में हम पढ़ेंगे। बात हुआ था टैक्स प्लानिंग क्या होता है, टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है, और टैक्स इवेजन क्या होता है। आज हम इसके बारे में बेसिक्स पढ़ेंगे, फिर एक एक टॉपिक को पूरा डिटेल में जाकर एनालिसिस करेंगे कि टैक्स प्लानिंग होता क्या है, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन को डिटेल में भी पढ़ेंगे, क्योंकि यहां से 3 मार्क का 4 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। एक्सप्लेन टैक्स अवॉइडेंस, एक्सप्लेन टैक्स इवेजन, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ टैक्स प्लानिंग, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ टैक्स इवेजन, डिफरेंस बिटवीन टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेजन, डिफरेंस बिटवीन टैक्स इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस। इस प्रकार का क्वेश्चन जनरली एग्जाम्स में हमें बार बार देखने को मिलते हैं, इसीलिए हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स प्लानिंग। अब मैं तीनों चीज को तुम्हें समझाना चाहता हूं। नीचे आ जाते हैं, इसको हम बाद में पढ़ते हैं। नीचे आ जाओ थोड़ा। यहां पर 3 टॉपिक हमें दिया गया है, टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन। आज हम सिर्फ समझेंगे कि टैक्स प्लानिंग क्या होता है, टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है, टैक्स इवेजन क्या होता है। आज की क्लास में हम इन तीनों चीजों को समझने जा रहे हैं। ध्यान से देखना। इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्शन 80C में हमें डिडक्शन मिलता है अगर हम पीपीएफ में कंट्रीब्यूशन करें, 80D में मिलता है अगर मेरा मेडिकल इंश्योरेंस है तो, 80G में मिलता है अगर हम कोई डोनेशन दिए हैं तो। इस प्रकार का हमें डिडक्शंस वहां पर मिलता है। मेरे टोटल इनकम में से माइनस कर दिया जाता है और बैलेंस अमाउंट के ऊपर हमारे को टैक्स देना पड़ता है। जिनको इनकम टैक्स का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, मैं एक बार बता दूं,
मैं जितना सैलरी इनकम हुआ मेरा इनकम, मान लो मेरा 8 लाख रुपए का इनकम हुआ, सालाना मैं 8 लाख रुपए कमाया। पांचों हेड ऑफ इनकम को मिलाकर, इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, सभी को मिलाकर मेरा सालाना 8 लाख रुपए का इनकम हुआ। इसमें 80C का डिडक्शन मिल गया मुझे 1.5 लाख रुपए, 80D का डिडक्शन मिल गया 25,000 रुपए, 80G का डिडक्शन मिल गया मान लो 50,000 रुपए। टोटल कितना हो गया? 2,25,000 रुपीज हो गया, मतलब 5,75,000 रुपीज के ऊपर मुझे, दिस इज माय टैक्सेबल इनकम। ये है मेरा ग्रॉस टोटल इनकम, ये है मेरा नेट टोटल इनकम। ग्रॉस मतलब अभी तक मैं डिडक्शन माइनस नहीं किया हूं, और नेट टैक्सेबल इनकम मतलब अब 5,75,000 के ऊपर जो भी इनकम टैक्स आएगा वो मुझे पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर कॉन्सेप्ट आ जाता है टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन का। सबसे पहला बात करते हैं टैक्स प्लानिंग। Suppose an individual assessee has a total income of 4,50,000. He deposit 1,50,000 in PPF account and claim rebate under section 87A. His tax liability will be nil. This is called tax planning. अगर मैं, अच्छा नियम क्या बोलता है कि 80C, 80G और ये सभी काम तुम्हें बिफोर 31 मार्च करना पड़ेगा। 80C का क्लेम करना है अगर 2.5 लाख का डिडक्शन, सॉरी 1.5 लाख का डिडक्शन, तो तुम्हें पीपीएफ अकाउंट में या LIC पॉलिसी, इस प्रकार का कोई पॉलिसी खरीदना पड़ेगा या पीपीएफ अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो ये लीगली अलाउड है, ध्यान रखना, लीगली अलाउड है 1.5 लाख का डिडक्शन क्लेम करना, 1,50,000 का डिडक्शन क्लेम करना लीगली अलाउड है। मैं क्या किया, अकॉर्डिंग टू लीगल प्रोविजंस 1.5 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिया। कहां पर? जहां पर जो रूल्स के अकॉर्डिंग अलाउड है, मतलब पीपीएफ अकाउंट में, और उस 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन क्लेम कर लिया। कोई गलत किया मैं? नहीं, ये नियम के अनुसार लीगली अलाउड है। हेल्थ इंश्योरेंस, मुझे हेल्थ इंश्योरेंस लेने का मन नहीं था, लेकिन मैं सोचा 25,000 रुपए का डिडक्शन मिलेगा अगर मैं हेल्थ इंश्योरेंस ले लूंगा तो, और मैं सोचा चलो ले लेते हैं, और मैं ले लिया। क्या मैं कुछ गलत किया? लीगली अलाउड था, मैं उसके अकॉर्डिंग हेल्थ इंश्योरेंस करवाया, 25,000 रुपए का डिडक्शन था, मैं 25,000 का डिडक्शन ले लिया। ठीक है, मैं सोचा डोनेशन कर देंगे, डोनेशन करने की इच्छा भी है, और डोनेशन अगर करते हैं तो डिडक्शन भी मिलता है, तो मैं क्या किया, 50,000 रुपए का डोनेशन करके उसका भी डिडक्शन ले लिया। क्या मैं कुछ गलत किया? नहीं, ये सब कुछ लीगली अलाउड था, अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन था, तो मैं उसके अकॉर्डिंग क्या किया, सारा डिडक्शन ले लिया, और मेरा इनकम टैक्स मुझे कम पे करना पड़ा, गवर्नमेंट को मेरा टैक्स लायबिलिटी कम आ गया और मैं कम पे किया। क्या मैं कुछ गलत काम किया? नहीं, मैं कोई भी गलत काम नहीं किया। दिस इज नोन एज टैक्स प्लानिंग। बिना रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़े, अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस, जो नियम लिखा गया है उस नियम को फॉलो करते हुए अगर हम कोई एक्टिविटी करते हैं और जिसके वजह से हमारा टैक्स लायबिलिटी कम आता है, तो उसको बोलते हैं टैक्स प्लानिंग। इसीलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, लोगों का इनकम होता है, वो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास आते हैं, सर हमारा टैक्स बचा दो, सर हमारा टैक्स बचा दो। हम नियम के अनुसार, नियम रूल्स एंड रेगुलेशन को पढ़कर उनको तरीका बताते हैं कि तुम ऐसा ऐसा करो जिससे तुम्हारा क्या होगा, टैक्स बच जाएगा। और अगर उससे टैक्स बचता है तो दिस इज नोन एज टैक्स प्लानिंग। हम कोई चोरी चकारी नहीं करवा रहे हैं, हम उनको कोई गलत राय नहीं दे रहे हैं, हम उनको बता रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन अगर तुम 1.5 लाख रुपए पीपीएफ के अकाउंट में डिपॉजिट करते हो तो तुम्हारा टैक्स लायबिलिटी माइनस हो जाएगा। तो ये दिस इज नोन एज टैक्स प्लानिंग। हम प्लानिंग किए, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किए, कोई भी गलत काम नहीं किए, और उस रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हम हमारा टैक्स बचा लिए, उसको बोलते हैं टैक्स प्लानिंग। आओ पढ़ते हैं टैक्स प्लानिंग का टॉपिक को। Suppose an individual assessee has a total income of 4,50,000, deposited 1,50,000 in PPF account and claim rebate under section 87A. His tax liability will be nil. This is called tax planning. Next आता है tax avoidance. What is tax avoidance? Suppose an individual assessee has a total income of 4,50,000. He is staying in his parental house
but claiming rent paid 60,000 under section 80 GG, rebate under section 87A. The claiming rent paid is liable even if SSC is staying his parental house on rental basis but not ethical. His tax liability. इनकम टैक्स रूल्स क्या बोलता है? सेक्शन, जैसे ये 3 सेक्शन है, ऐसा एक सेक्शन है 80GG का, जिसमें 60,000 रुपीज का तुम्हें रेंट का डिडक्शन मिलता है। तुम घर का रेंट पे कर रहे हो, 60,000 का डिडक्शन तुम क्लेम कर सकते हो कि मैं घर का भाड़ा पे कर रहा हूं, रेंट पे कर रहा हूं। अकॉर्डिंगली तुम क्या किए? तुम खुद ही के घर में रह रहे हो, तुम पेरेंटल के घर में रह रहे हो, खुद का घर तो नहीं है, तुम मम्मी पापा के घर में रह रहे हो या ससुराल वालों के घर पे रह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। घर किसी और का है, तुम रेंट पे नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुमने क्या किया? 60,000 का डिडक्शन ले लिया। दिस इज टैक्स अवॉइडेंस। रूल क्या बोलता है? रूल बोलता है कि तुम 60,000 का डिडक्शन ले सकते हो अगर तुम रेंट पे कर रहे हो तो। क्या एक प्रकार से ये चोरी चकारी नहीं हुआ कि तुम तो रेंट दिए भी नहीं और डिडक्शन भी ले लिए? हाँ, एक प्रकार से ये चोरी चकारी है, लेकिन दिस इज टैक्स अवॉइडेंस। तुम क्या किए? नियम के अनुसार रूल्स को इंटरप्रीट अलग तरीके से किए, रूल्स को अलग तरीके से इंटरप्रीट किए। बात समझ में आया? अगर रूल्स को तुम अलग तरीके से इंटरप्रीट करके डिडक्शन लेते हो तो दिस इज टैक्स अवॉइडेंस। तुम यहां पर रूल्स को ब्रेक नहीं कर रहे हो, तुम रूल्स का अलग मीनिंग निकाल रहे हो। वहां पर थोड़ी लिखा था कि रेंट देना जरूरी है। तुम अगर किसी और के घर में रह रहे हो तो 60,000 का क्लेम कर सकते हो रेंट पेड के नाम से, तो ये 60,000 का डिडक्शन तुमने क्लेम कर लिया। दिस इज टैक्स अवॉइडेंस। कुछ नियम तो कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं जो इसको नियम का उल्लंघन मानते हैं और इसके ऊपर उनके ऊपर पेनल्टी लगा देते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर यह साबित हुआ है कि ये रूल्स के अकॉर्डिंग ही है और तुम ऐसा कर सकते हो। तो ये बहुत ही डिबेटेबल इशू है, कहीं पर तो ये सही होता है, कहीं पर ये गलत होता है, तो हम इसके बारे में नहीं डिस्कस करते। हम बस जान लेते हैं कि रूल्स को अलग तरीके से इंटरप्रेट कर कर अगर हम टैक्स को बचाते हैं तो दिस इज टैक्स अवॉइडेंस। इसके बाद आता है टैक्स इवेजन। Suppose an individual has a total of 4,50,000. He is staying in his own house, but he is claiming rent paid of 60,000 under 80GG and insurance premium on car 20,000 under section 80C. Both the claim are illegal and unethical. His tax liability will be nil. This is an example of tax evasion. मैं क्या किया? 1.5 लाख रुपए पीपीएफ अकाउंट में नहीं डाला, फिर भी मैं क्लेम कर लिया। मैं बोला कौन क्या कर लेगा, हमारा देख लेंगे, कोई आएगा तो माइका लाल, हम उससे सेटल कर लेंगे, हम डिडक्शन क्लेम कर लिए। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं खरीदा, लेकिन फिर भी 25,000 का डिडक्शन मार दिया, लिख दिया कि खरीदा हूं बोल के, एक फेक पेपर में एडिट करके बना दिया, लोगो स्टाम्प खुद से घर में मार के ऐसे चिपका कर दिखा दिया, लो मेरा 25,000 का रसीद। दिस इज टैक्स इवेजन, टैक्स का चोरी। दिस इज नोन एज एक्चुअल चोरी, दिस इज चोर। टैक्स इवेजन इज चोरी, टैक्स का चोरी किए, तुमने गलत काम किया, तुमने रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ा, जेल जाओगे तुम, फाइन लगेगा, पेनल्टी लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, सब कुछ लगेगा, जेल जाओगे। अगर पकड़े जाओगे तो टैक्स लायबिलिटी, इंटरेस्ट, पेनल्टी, जेल जाने का प्रोविजन सब कुछ यहां पर किया जाएगा। तो 3 टॉपिक है, टैक्स प्लानिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग हम सब काम कर रहे हैं, हमारे ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हैं। टैक्स इवेजन, कभी टैक्स अवॉइडेंस, कभी तो सही होता है, कभी तो गलत होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन का अलग मीनिंग निकालकर हम उसके ऊपर क्लेम कर लिए। और टैक्स इवेजन मतलब एक्चुअल चोरी, हम टैक्स का चोरी किए, जिसको बोलते हैं टैक्स इवेजन। क्लियर है बात? हाँ, मुझे पता है टैक्स अवॉइडेंस में थोड़ा सा दिमाग में कंफ्यूजन होगा, लेकिन जब हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, देखो मीनिंग ऑफ टैक्स प्लानिंग पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, टैक्स अवॉइडेंस, मीनिंग ऑफ टैक्स अवॉइडेंस पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, उसके बाद आएगा टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेजन, हम इसको भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एक और टॉपिक भी आएगा टैक्स मैनेजमेंट करके, मीनिंग ऑफ टैक्स मैनेजमेंट, ये भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो इसीलिए चिंता ना करो, आने वाले क्लासेस में हम बाकी सभी चीज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए मेरे हिसाब से बहुत कुछ हम पढ़ लिए हैं, 3 टॉपिक, तीनों के बारे में समझे, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।